सबसे पहले सादर ट्रंप के उस बयान की बात करते हैं जो उन्होंने एक बड़ी ही हम कह लें मीटिंग थी जिसके लिए सब हम सोच रहे थे कि पता नहीं उसमें क्या फैसला करेंगे, ये उसके बाद दिया। आपको लगता है कि देर आयत दुरुस्त आयत, या फिर ये वही वाला सीन है कि बड़े अनप्रेडिक्टेबल है, अभी कुछ कल कुछ और कह रहे थे, अभी थोड़ी देर बाद आकर कुछ और भी कह सकते हैं और अपने ही बयान से एक यू टर्न ले सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया हिना और अली, आपने इनवाइट किया है। जी प्रेसिडेंट ट्रंप का तो वो मेरा ख्याल अब नोन है कि वो जो कहते हैं वो शायद होता नहीं है, जो होता है वो कहा नहीं होता उन्होंने। लेकिन जो नेतन्याहू का जो ये जो दौरा है बुनियादी तौर पर एक और एफर्ट है, शायद 7वां विजिट है उनका रिसेंट पास में, और वो यही बुनियादी तौर पर कोशिश करने की कोशिश कह रहे हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा भी है कि किसी तरीके से अमेरिका इस जंग में उलझा रहे, इजराइल बैक करता रहे और जो ह्यूमिलेशन और एम्बैरेसमेंट है वो फ्रंट पे अमेरिका के हिस्से में आए, और अगर कोई जीत हो जाती है तो नेतन्याहू अपने इलेक्शन में उसको इस्तेमाल करके ज़ाहिर लोगों को ये बावर करा सके कि मैंने ईरान का जो वो मिथ था, जो सस्टेनेबिलिटी थी, उसको तोड़ दिया है। लेकिन अभी आप देखिए कि एक और भी एफर्ट किया है जिसको मैं एक नए डायमेंशन से देख रहा हूँ, जो यूक्रेन ने हमला किया था एक बहरी जहाज पर जो इनका असला लेके आ रहा था कैस्पियन सी में। मैं उसको भी इजराइल से लगता है मुझे, उसकी वजह ये है कि देखिए यूक्रेन की भी जरूरत थी, यूक्रेन की इसलिए जरूरत थी कि तकरीबन 5 साल से ज्यादा हो गए यूक्रेन रूस से लड़ रहा है, और उसकी गिला हमेशा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और बाकी जो ममालिक हैं यूरोप के खास तौर पर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। आपको याद होगा कि जब ये जंग अनलीश हुई थी तो पहले हफ्ते में जो अमेरिका ने पैट्रियट फायर किए थे वो तकरीबन 2000 फायर किए थे उन्होंने। तो ज़ेलेंस्की ने गिला किया था कि मैं 2 साल से पैट्रियट मांग रहा हूं, मुझे नहीं दिए गए, और खुद एक हफ्ते में 2000 से ज्यादा फायर कर दिए गए डिफेंस में। ये नहीं वो चाहते थे कि अमेरिका की तवज्जो मेरी तरफ भी हो। ये एक अटेंशन ड्रॉ करने की कोशिश भी थी। यूक्रेन की ये कोशिश थी कि किसी तरीके से मैं ईरान को एंगेज करूं, अमेरिका के इंटरेस्ट में एक कोलैबोरेशन करूं, वो ज़ाहिर है इजराइल को भी फायदा है, वो भी बैक करेगा, और जब अमेरिका मुझे बैक करेगा कि मैं अमेरिका की जरूरत बन के यहाँ पे एक रेस्क्यू पैदा करूंगा ईरान के खिलाफ, और अमेरिका खुद ब खुद मेरी मदद को भी आएगा, इजराइल को भी खुश हो जाएगा, और जब ये आ जाएंगे तो यूरोपियन यूनियन खुद ही आ जाएगी और नाटो और दूसरे ममालिक भी आ जाएंगे। तो आई थिंक एक वो डायमेंशन तो इजराइल के लिए। वैसे चिश्ती साहब आपने मेंशन किया, सिंस यू मेंशन्ड इट, तो इसी हवाले से ये सवाल ज़हन में पैदा हो रहा है कि यूक्रेन से ही ऐसा क्यों करवाया गया है, क्योंकि वो रशिया से इंगेज है, और जब उसने हमला किया है उसने कहा कि मैंने एक रशियन वेसल को ये निशाना बनाया जिसमें ईरानी जो है वो एक जहाज बरदार जो था सेलर, वो मेरा ख्याल है कि उसको टारगेट नहीं किया गया, उनकी जानिब से कहा गया था। अगर आपको लगता है कि यूरोपियन कंट्री किसी और की जानिब से ये किया जाता है, ऐसा कोई अमल होता, ये जो रशिया और ईरान की तिजारत आपस में कैस्पियन सी के थ्रू है, जिस तिजारत में बहुत सा मवाद जो है उनके क्लेम्स ऐसे हैं कि इसमें जो है दिफाई जो है वो इक्विपमेंट भी फराहम किया जा रहा है, तो इसको डेंट पहुंचाने के लिए अगर कोई और यूरोपियन कंट्री होता तो क्या ये वॉर मजीद फैलने का भी खदशा था? देखिए रूस तो खुद इन्वॉल्व है, जाहिर है बहुत ज्यादा मुल्कों की ये ख्वाहिश है, खासतौर पर यूरोप के जो ममालिक हैं कि किसी तरीके से यूक्रेन को अपर हैंड रहे। और एक और भी देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफ एंड ऑन रूस और चीन का डायरेक्ट गिला सा करते रहते हैं, फिर वो उसको एस्टेब्लिश नहीं होने देते हैं कि वो मदद कर रहे हैं। मैं मदद की सपोर्ट में मैं अर्ज कर देता हूं कि जो जंग पहले 40 दिन हुई थी जिसके अंदर डिस्ट्रक्शन जितनी ईरान ने की थी, और मैं उस वक्त भी कहा था कि इनका जो पैटर्न है, और खासतौर पर इसराइल में भी जो बमबारी की थी ईरान ने, वो बड़ी पिन पॉइंट एक्यूरेसी साथ की थी, नंबर 1। दूसरी बात ये थी कि जब ईरान टारगेट करता था तो बहुत कम निस्बतन रीविजिट करना पड़ता था। रीविजिट का मतलब है कि अगर आपने किसी टारगेट को तबाह किया और अगर कुछ पोर्शन बच जाए तो उसको आप रीविजिट कहते हैं। तो रीविजिट का मतलब ये था कि बहुत कम करना पड़ा था, इसलिए कि पहली दफा जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती थी ईरान के पास, लोकेशन आती थी टारगेट्स की, इंतहाई एक्यूरेट होती थी। अच्छा, अभी जो हुआ है जॉर्डन पे जो हमले हुए हैं, ये बहुत ही इनको लाइव रिपोर्टिंग हुई है मेरी नजर में, इसी वजह से उन्होंने मूवमेंट तक भी की थी जिसकी वजह से अमेरिकन सोल्जर्स भी मारे गए हैं। इसका मतलब ये है कि रियल टाइम कोई अपडेट इनको मिली है जिसकी वजह से जो जॉर्डन पे इन्होंने हमला किया। एक तो होता है एक्सपैंड करना जंग को, मोस्टली ईरान हॉरिजॉन्टल एक्सपैंड करता रहा है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है कि जहां तक वो एस्केलेशन कर रहा है वहीं तक रहे। वर्टिकल एस्केलेशन ये होती है कि जब आपने आउट ऑफ द ब्लू एक ऐसी जगह पे हमला किया जो जंग का हिस्सा नहीं था पहले, जॉर्डन,
तो जॉर्डन पे हमला किया, पिन पॉइंट किया, कैजुअलिटीज कॉज की, और वो वैसे नहीं हो सकती थी जब तक इनको कोई रियल टाइम ना मिली होगी थी। तो आई थिंक ये रूस का फैक्टर रहा है बीच में, चाइना और रशिया का, जिसकी वजह से ये बात हो रही है। तो आई थिंक अमेरिका के लिए ये इस वक्त रियलाइज करना पड़ेगा कि नेतन्याहू की बातों पर अमल करके और एम्बैरेसमेंट ड्रैग करनी है या इसको समेटना है, क्योंकि आखिरी बात यह है कि नेतन्याहू के लिए ये जो सीज फायर हुआ था ये सुइसाइडल और एग्जिस्टेशनल थ्रेट था बुनियादी तौर पर, क्योंकि नेतन्याहू को पता है कि 2 महीने बाद उसका इलेक्शन है। अगर उसके पास कोई ट्रॉफी ना हुई तो जाहिर है वो इलेक्शन हार जाएगा, और इलेक्शन हारेगा तो उसके मुकदमे खुल जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा चिश्ती साहब, क्या इस मीटिंग में जेडी वेंस का भी मौजूद होना उस वजह से इस तरह की जो पेशरफ्त है वो सामने आई है, जिस तरह से सदर ट्रंप का बयान हमने सुना? क्योंकि जेडी वेंस शुरू से ही इस वॉर के अगेंस्ट रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने बात भी की है और वो इस चीज़ को बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि यही वाली बात कि इसराइल जो है उसने अमेरिका को इस जंग में धकेला था और इसराइल अभी अमेरिका की ताकत को नहीं जानता। और उसके बाद इस मीटिंग में उनका शरीक होना, जो नेतन्याहू से मुलाकात हुई सदर ट्रंप की, और उसके बाद सदर ट्रंप की ये वाली जो स्टेटमेंट है इसका सामने आना, आपको लगता है कि अब शायद समझ आ जाए सदर ट्रंप को एग्जैक्टली कि उनके साथ हुआ क्या है और क्या करना चाह रहे थे नेतन्याहू, जिसका उन्होंने जिक्र तो किया, लेकिन वही आपके वाली बात है कि सदर ट्रंप जो कहते हैं वैसा वो करते नहीं हैं और जैसा वो कर देते हैं वैसा उन्होंने बताया नहीं होता। तो अभी आपको लगता है कि शायद इस चीज़ से उन्हें फ़र्क पड़े, बिकॉज पॉपुलैरिटी डेफिनेटली बड़ी कम हुई है और उनकी साख को नुकसान पहुंच रहा है, आगे मिड टर्म इलेक्शंस हैं, तो शायद अब सिचुएशन बेहतरी की तरफ ले जाना चाहें वो? जी है ना, बुनियादी तौर पर देखिए, मेरा जेडी वैंस का आपने ठीक कहा कि उनके बारे में ज्यादा एक बैलेंसिंग किस्म की पर्सनालिटी के तौर पे बुरे हैं और वो पॉसिबल कैंडिडेट भी हो सकते हैं अगले इलेक्शन के लिए। तो जाहिर है वो फ्यूचरिस्टिक देख रहे हैं, वो मोर ऑफ अ स्टेट्समैन देख रहे हैं देन वॉर मॉन्गरिंग हीरो के तौर पे। वो चाहते हैं कि मैं स्टेबलाइजिंग फैक्टर हूं, जो कमजोरियां हुकूमत की तरफ से हो रही हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, शायद उसको बाद जगह कंपनसेट भी करते हुए नजर आते हैं। तो मुझे अभी मीटिंग में होने में भी यही इंडिकेटर नजर आता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर बिठाया होगा, क्योंकि नेतन्याहू ट्रेडिशनली तो बहुत ज्यादा वॉर मॉन्गरिंग और प्रेसिडेंट ट्रंप को इंस्टिगेट करके और जैसे वेनेजुएला प्लस करने पे मजबूर किया कि जनाब आप तारीख में नाम लिखवा जाएंगे, 47 साल से किसी सदर की हिम्मत नहीं हुई, तो आप एक साल में उन्होंने तकरीबन समझे 7-8 महीनों में 2 दफा हमला करवा दिया, पिछले साल भी और इस साल भी। तो मेरा ख्याल जेडी वैंस के होने का मुझे लगता है ये फायदा ये है कि ज्यादा रियलिज्म की तरफ रहेगा। रियलिज्म तरफ तो उनकी रहना मजबूरी हो चुका है कि न्यू फाउंड रियलिज्म यही है कि अमेरिका इस तरह लड़ने के काबिल मिलिटरीली भी नहीं रहा स्टॉक फाइल की वजह से। बिल्कुल ठीक है।